हेलो ऑल, कैसे हो सब लोग? सेफ एंड साउंड? वेरी नाइस। साउंड तो बहुत करते हैं आप लोग। ग्रुप पे भी चिल्लाते रहते हो और घर पे भी चिल्लाते रहते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सेकंड लेक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड का। हमने लास्ट टाइम आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के मेथड्स बताई थी और उसके साथ केमिकल रिएक्शंस बताए थे। मैंने बोला था कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो HOH, पूरा COOH, पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे जो है रिएक्शंस शो कर सकता है। ठीक है ना? चलिए आज मैं आपको बता रहा हूं, हमने H और OH वाले रिएक्शंस देख लिए थे, C डबल बॉन्ड O वाले रिएक्शन देख लिए थे। आज बता रहा हूं पूरे COOH के साथ जो भी रिएक्शंस हो सकते हैं वो। ठीक है ना? पूरा COOH ग्रुप जहां पे इन्वॉल्व होता है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस चेक करते हैं। दो तीन चीजें इसमें काम की है, बहुत इंटरेस्टिंग है और पूछी जा सकती है, अब तक नहीं पूछी गई है। तो पहली बात, अगर हम पूरा COOH, टाइटल दे देते हैं यहां पे रिएक्शन विथ COOH ग्रुप, यहां पे पूरा COOH ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व्ड होगा। ठीक है, सिर्फ H या OH नहीं। तो ऐसा पहला रिएक्शन है जो कि है डीकार्बोक्सिलेशन। यहां पे मैं सीधा सा इस तरह से लिख रहा हूं। ठीक है, इसका रिएक्शन करते हैं हम सोडा लाइम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। उससे क्या बन जाएगा? RCH3 बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड माइनस हो जाएगा। ये प्रोसेस है डीकार्बोक्सिलेशन, ये डीकार्बोक्सिलेशन है। ठीक है, और दूसरा ही ऐसा रिएक्शन है जो कि है इलेक्ट्रोलिसिस या फिर कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिसिस। कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? ये क्या बन जाता है यहां पे? इथेन। ये पूरा उड़ जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा, मतलब RCH2CH2R, ऐसा कंपाउंड बनेगा। जितने भी नंबर ऑफ कार्बन ले लोगे उसके अकॉर्डिंगली ये आपको अल्केन बना के देगा। और यहां पे मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 प्लस NaOH KOH, जिसका भी आप सोल्ट ले रहे हो वो OH। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। ये इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस है। ओके, अब ये वाला तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अल्केन या अल्कीन कैसे बनाया जाता है। अल्केन, अल्केन, अल्काइन, तीनों में हमने कॉल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस देखा था। ठीक है, मगर अब मुझे फोकस करना है इस डीकार्बोक्सिलेशन पे। तो डीकार्बोक्सिलेशन में भी अलग अलग दो टाइप के डीकार्बोक्सिलेशन है, वो देखते हैं हम। मान लीजिए हमने सिंपल अगर कार्बोक्सिलिक एसिड लेके इसको हीट किया तो ये डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। मगर हम कुछ ऐसा कंपाउंड ले रहे हैं, इसको बोला जाएगा बीटा कीटो एसिड। ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। दिस इज बीटा कीटो एसिड, अदरवाइज बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। इस बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड को करीब करीब 150 से 200 डिग्री पे सिर्फ हीट किया जाए, सिर्फ गर्म करो, तो भी क्या कर देता है? डीकार्बोक्सिलेशन कर देता है। क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इस CH2 माइनस को ज्यादा स्टेबिलाईज करेंगे। देखो यहां पे होने क्या वाला है, ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा ना तो ये माइनस बनेगा और इसका H यहां पे आएगा, तो ये कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी इस कार्बोनिल ग्रुप की वजह से क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सो ये नाइन जो है वो CO से स्टेबिलाईज हो जाएगा और H वहां पे आएगा, बचेगा CO2। CO2 तो हमें हटाना है, CO2 उड़ जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट ये मिलेगा
CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो माइनस हो जाएगा। तो ये कौन सा कंडीशन है बीटा केटो एसिड वाला, जिसमें बीटा पोजीशन पे, अल्फा है ये बीटा है, बीटा पोजीशन पे यानी अल्फा ग्रुप के साथ, अल्फा कार्बन के साथ ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो हमेशा याद रखो कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा कार्बन पे अगर कीटोन है तो वो क्या हो जाता है, इजीली डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, सिर्फ हीट करने पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, हमें उसके लिए सोडा लाइम यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पे COOH ओ माई, ये मेलोनिक एसिड है, ये मेलोनिक एसिड है, याद आया, मैंने बताया था ना, होमोलोगस सीरीज ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल। तो ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल फर्स्ट मेंबर है, उसमें 2 कार्बन होते हैं, 3 मेंबर, 3 कार्बन है मेलोनिक एसिड, सेकंड मेंबर ओ माई स्वीट ग्रीन एप्पल, तो ये मेलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड, है ना, एडिपिक एसिड, इस तरह से। तो मेलोनिक एसिड में भी क्या है देखो, मेलोनिक एसिड में भी ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, बीटा कार्बन पे CO है ना, कार्बन ग्रुप है, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है इन शॉर्ट। यहां पे अगर इस अल्फा के साथ कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ होगा तो क्या हो जाएगा, ये डीकार्बोक्सिलेशन इजीली हो जाएगा। सिर्फ इसको करो गर्म, इसको हीट करो 100 टू 200 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये डीकार्बोक्सिलेशन होकर क्या बन जाएगा, CH3COOH प्लस CO2। हुआ क्या यहां पे, देखा आप लोगों ने, ये H इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा और ये CO2 माइनस हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा और बन गया CH3COOH। हाँ, इसको अगर और ज्यादा हीट करोगे, इसको और ज्यादा हीट करोगे तो अब ये डीकार्बोक्सिलेशन अपने आप नहीं होगा, आपको यहाँ पे अब सोडा लाइम यूज करना पड़ेगा, तभी इसके साथ क्या हो सकता है, फर्दर केमिकल रिएक्शन हो सकती है, ठीक है। नाउ ये तो मैंने ऐसा एग्जांपल लिया जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के बीटा कार्बन पे इलेक्ट्रॉन, यानी बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, या फिर अल्फा के साथ यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग गया है, इस तरह का केस था ये। अब मैं आपको यहाँ पे एक और सीक्वेंस वाला एक एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के पॉसिबल स्ट्रक्चर्स में आपको बता रहा हूं कि कहां कहां पे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है और उसमें से क्या क्या प्रोडक्ट्स हमें मिल सकती है, ठीक है, ऐसा हम चेक करते हैं। ये हो गया ना, एक बार इसको देख लो, दे रहा हूं आपको 10-20 सेकेंड्स दे रहा हूं, जल्दी इसको एक बार चेक कर लो, देख लो ये, राइट। चलिए देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं बोले तो, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो सकता है COOH एंड COOH, तो ये क्या है बेटा, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा भी हो सकता है, अभी जो मैंने बताया तो उस तरह से मेलोनिक एसिड जैसा, तो ये होता है 1,3, ठीक है। तो हम यहां पे चेक कर रहे हैं कि 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अगर है, 1,2 एंड 1,3 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसको सिंपल सिर्फ गर्म करने पे ये क्या बन जाता है, HCOOH प्लस CO2, इसका डिकार्बोक्सिलेशन हो जाता है, इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा यहां से और बन जाएगा क्या, HCOOH, यानी फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। अच्छा, ये फॉर्मिक एसिड भी फर्दर डिकार्बोक्सिलेशन होकर ये बना सकता है,
ये बन गया आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2O। मतलब इसका डिकार्बोक्सिलेशन भी हुआ और इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड भी मिल गया। देखो, एक कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया और ये हो गया H2O। ऐसा हो सकता है। मतलब ये आपका जो है ये कंपाउंड ऑक्सैलिक एसिड है। तो ऑक्सैलिक एसिड का डिकम्पोजिशन कैसे होता है देखा आपने? इसमें से एक CO2 मिल गया, एक CO मिल गया और एक वाटर मॉलिक्यूल मिल गया। मतलब अल्टीमेटली हमें ये तीन चीजें मिल रही है। फाइनली हमें ये तीन चीजें इवेंचुअली बन जाती है। ठीक है, भले ही पहले ये फॉर्मिक एसिड बनता है मगर फॉर्मिक एसिड फर्दर डिकम्पोज होकर क्या बन जाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है। सिमिलरली इसके केस में भी यही होगा। इसमें भी क्या हो जाएगा? हीट करने पे कार्बन डाइऑक्साइड माइनस हो जाएगा। सो CH3COOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो अभी हमने देखा था, ये वाला ही है। इसमें कोई ज्यादा नई बात नहीं है। ठीक है। तो अगर 1,2 या 1,3 का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड अगर होगा तो वो हमेशा डिकार्बोक्सिलेशन करके देगा। 1,2 एंड 1,3। चलो अब बात करते हैं 1,4 एंड 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। हम 1,4 एंड 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करते हैं। चलिए इसमें क्या होगा चेक करो। देखो 1,4 वाला मैं ऐसे बना रहा हूं, 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये बन गया। अब इसको जब हीट किया जाएगा तो अब देखना क्या होगा। जब इसको हीट करोगे ना तो यहां से आएगा OH और यहां से आएगा H। मतलब यहां पे डीकार्बोक्सिलेशन ना होते नहीं होता है, ना होके डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, एनहाइड्रेशन होता है और ये ऐसा कुछ कंपाउंड बनाता है। CH2 CO CO, ये CH2 ये CO यहां पे एक O बच गया है O। ये बन गया। ये कंपाउंड आपका कौन था? ओ माई स्वीट, सक्सिनिक एसिड था। और ये बन गया सक्सिनिक एनहाइड्राइड। सक्सिनिक एनहाइड्राइड यहां पे बन जाता है सक्सिनिक एनहाइड्राइड। तो हमेशा याद रखो, अगर 1,4 या 1,5 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसका डिकम्पोजिशन नहीं होता, उसका क्या हो जाता है? एनहाइड्राइड फॉर्मेशन हो जाता है, एनहाइड्राइड फॉर्मेशन। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं मैं इसके लिए। ये COOH है, यहां भी COOH है। इसको करते हैं हीट। इसको हीट करते हो, जनरली यहां पे लिया जाता है AlPO4। कैटलिस्ट अगर लेना है तो AlPO4 600 से 800 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर होता है। कोई भी एनहाइड्रेट फॉर्मेशन करना है ना आपको, अगर एनहाइड्रेट चाहिए तो AlPO4 और 600 से 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है ना, ये कंडीशन अगर आपको चाहिए तो इसको हीट करो। चलो ये क्या है? 1, 2, 3 एंड 4 है। ये भी 1,4 वाला ही कंपाउंड है ना बेटा। 1, 2, 3 एंड 4, 1,4 ही तो है ये। 1,4 है तो ये क्या करेगा? एनहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन में ऐसे दिखा सकता हूं मैं, ये है थैलिक एसिड। इसका नाम है थैलिक एसिड। ये है थैलिक एनहाइड्राइड। थैलिक एनहाइड्राइड, ये है थैलिक एनहाइड्राइड। राइट, थैलिक एसिड है और ये थैलिक एनहाइड्राइड हो गया। तो अगर 1,4 पोजीशन वाला कोई भी कंपाउंड होगा ना तो 1,4 पोजीशन वाला कंपाउंड हमेशा क्या करता है? डिहाइड्रेशन करता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है। ये डिकार्बोक्सिलेशन नहीं करता। नॉट ओनली दिस, एक एक्स्ट्रा एग्जांपल भी आपको दे रहा हूं, हाँ, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है बेटा मगर अमाइड है। CuNH2।
ये भी 1,4 डाइअमाइड है, 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड की तरह 1,4 डाइअमाइड है ये। अगर इसको भी हीट करोगे ना तो यहां भी क्या होगा देखना, यहाँ पे एक NH और यहाँ पे ये NH2 और यहां से एक H, यानी अमोनिया माइनस हो जाएगा, यहां से NH3 माइनस हो जाएगा और बाकी जो बच गया उसको हम ऐसे लिखेंगे CO CO NH, NH2 था ना ये NH2 था, वहां से क्या निकल गया, H निकल गया और यहां से NH2, तो ये माइनस हो गया NH3, राइट। इसका नाम है थेलामाइड, इसको बोलते हैं थेलामाइड, और ये है थेलीमाइड। ये थेलामाइड है, वो थेलीमाइड है, इतना ही फर्क है। ये ला है, वो ली है, लाली का ही फर्क है, सिर्फ सिर्फ लाली का फर्क है, लालू नहीं, लाली, राइट। ये थेलामाइड है, वो थेलीमाइड है। मैं इसको ऐसे याद रखवाता हूं, थेलामाइड और थेलीमाइड को। देखो यहाँ पे ये दो हुक है ना, यानी ये दो जगह से आप उसको पकड़ सकते हो, है ना। तो बड़ा सा थैला होता है ना, थैला मतलब बड़ा सा एक बैग, उसको दो हाथ से पकड़ना पड़ता है ना, दो हैंडल होते हैं उसके, दो हैंडल है, तो दोनों CONH2 पकड़ा आपने, तो ये है थैला, ये बड़ा सा थैला है, इट इज थैलामाइड। जबकि ये पेशवी है, क्या बोलते हैं, पेशवी। तो ये CO जो है वो सिंगल हैंडल है ना, ये हैंडल जैसा है, नीचे बेंजीन लटक रहा है, तो एक ही हाथ से पकड़ सकते हो, तो ये है थैली, है ना, थैली है ये, तो इसको बोलते हैं थैलीमाइड। ये है आपका थेलामाइड, थैला भारी होता है, थैली जो है वो क्या होती है, हल्की होती है, इसलिए एक हाथ से पकड़ सकते हो ना। सो डू रिमेंबर दिस, दिस इज थैलामाइड, दैट इज थैलीमाइड। आएगा इसके बाद वाले चैप्टर में, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन है ना, तो गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में ये चेक करेंगे हम। इज इट ओके, थैलामाइड एंड थैलीमाइड, ये एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा इसलिए बताया मैंने क्योंकि ये भी क्या है, 1 2 3 एंड 4, 1 4 ही है ना, 1 4 पे ही दो CONH2 है, तो वो भी क्या करता है, अमोनिया माइनस करता है, यहां पे पानी माइनस होता है ठीक है ना। सो याद रख लो ये बराबर से, आगे भी काम आएगा ये, ठीक है। बिठा दे इसको, क्लियर हो गया, ओके। नाउ चलो, ये था 1 2 एंड 1 3 के लिए, ये था 1 4 एंड 1 5 के लिए, अब मैं 1 6 एंड 1 7 के लिए बताता हूं। ओके, if 1 6 and 1 7 dicarboxylic acid, 1 6 and 1 7 dicarboxylic acid, चलो अगर इस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या होगा, तो इसमें देखना, मैं पहले 1 6 वाला ले रहा हूं, हाँ, COOH CH2 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 COOH, तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये 1 5 वाला हुआ ना, चलो 1 6 वाला लेते हैं, 1 5 1 4 5 and 6, ये 1 4 1 4 का एग्जाम्पल था। 1 5 में लेते तब भी हमें एनहाइड्रेट ही मिलता, ये एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं 1 6 का, 1 2 3 4 5 6, 1 6। अब देखना 1 6 और 1 7 में क्या होता है, 1 6 और 1 7 को जब आप हीट करते हो ना, और यहां पे पर्टिकुलरली मुझे ये AlPO4 जैसा कंपाउंड लेना पड़ेगा, जो इसका क्या करके देगा, दो चीजें करके देगा।
एक तो वाटर मॉलिक्यूल भी निकाल के देगा और कार्बन डाइऑक्साइड भी निकाल के देगा। मतलब 16 और 17 का डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का जब आप डिकम्पोजिशन करते हो तब उसमें से दो चीजें मिलती है, वो डिकार्बोक्सिलेशन भी होता है और डिहाइड्रेशन भी होता है। डिकार्बोक्सिलेशन का मतलब एक कार्बन कम हो गया। अब इसमें देखो क्या होगा, देखना 1 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन थे। अब यहां पे हमने जैसे बताया आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड भी माइनस हो जाएगा और वाटर मॉलिक्यूल भी निकलेगा। पानी भी निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल गया, तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन कम हो जाएगा। मान लो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, यहां से CO2 ले रहा हूं, यह आपका एक ऑक्सीजन है और यहां से एक OH है। इतनी चीजें माइनस हो गई, यहां से CO2, यहां से H, यहां से OH। क्या बच गया, एक CO, CH2 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 CH2। मतलब ये 1 2 3 4 5 5 कार्बन बच गए। अब एक काम करो ना बेटा, इसको डायरेक्टली जोड़ दो। इसको, ये तो पूरा हट ही जाएगा, तो पूरा हट गया। यहां से इसको जोड़ दो, इसके साथ जोड़ दो। अब क्या बन रहा है चेक करो। अब ये CO है, ठीक है, इसके बाद ये CH2 है, इसके बाद नीचे एक और CH2 है, इसके बाद एक और CH2 है और इसके ऊपर एक और CH2 है, यानी साइक्लोपेंटेनोन बन गया। ये बन गया साइक्लोपेंटेनॉन। इसको ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली, और सेम ही तो है दोनों। आई बात समझ में? तो अगर 16 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड लोगे तो एक कार्बन कम होके साइक्लोपेंटेनॉन जैसा कीटोन बनेगा। तो 17 लोगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली साइक्लोहेक्सेनॉन बन जाएगा। 17 लोगे तो साइक्लोहेक्सेनॉन बन जाएगा। अब 17 लिखेंगे ऐसे, देखो ऐसा करके लिख देंगे। आपको ऐसा थोड़ी ना, इतना बड़ा सा थोड़ी बना के देंगे, छोटे थोड़ी ना वहां पे आप लोग। अब तो बड़े हो गए ना, 13 स्टैंडर्ड में हो आप, 11 12 तो खत्म हो गया आपका, तो बड़े हो गए हो। तो अब क्या हो गया, ये वाला स्ट्रक्चर जिसमें कितने कार्बन है, 7, और फर्स्ट और 7th कार्बन पे क्या है, COOH। ठीक है, इसको जोड़ दो, साइकिल बना दो, यानी साइक्लिक कंपाउंड बना दो, डिकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन कर दो इसका। इसको हटा देते हैं हम, इसका आंसर दिखते हैं यहां पे, ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेनॉन। साइक्लोहेक्सेनॉन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो याद रखो कि अगर सिर्फ 1 2 और 1 3 कार्बन है तो डीकार्बोक्सिलेशन करता है। अगर 1 4 और 1 5 है, 1 4 एंड 1 5 है, तो वो क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है। ये यहां पे -H2 होता है, तो डिहाइड्रेशन होता है। और अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आपका 16 या 17 है, 16 या 17 है, तो वो डिकार्बोक्सिलेशन प्लस डिहाइड्रेशन दोनों करता है। तो क्या बन जाता है, वो साइक्लिक कंपाउंड इस तरह से बन जाएगा। इज इट ओके? ये क्लियर है सबको? ये सिर्फ इसी तरह के कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, ये और कंपाउंड्स के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे कि मैंने ये आपको बताया, थेलामाइड वाला जो है, इसमें भी 1 4 पोजीशन पे 2 CONH2 थे, तो भी वो क्या कर रहा है, एनहाइड्राइड की तरह ही थेलीमाइड का फॉर्मेशन करता है थेलामाइड से। ठीक है, तो बाकी सबके लिए भी एप्लीकेबल है, मगर कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए समझ लो, बाकी सबके लिए इजी हो जाएगा। 1 2 और 1 3 ये दोनों जो है वो क्या करेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन। 1 3 1 4 एंड 1 5 क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन। 1 7 और 1 6 क्या करेंगे, डिकार्बोक्सिलेशन प्लस डिहाइड्रेशन। क्लियर इतना? मिटा था इसको, जल्दी देख लो, ये 20 सेकंड दे रहा हूं, 10 20 सेकंड फटाफट चेक कर लो। हम्म, सही है। ओके, चलो, वेरी नाइस, थैंक फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। चीयर्स। बेटा तुम्हारा नाम लिखो ना, 3 चीयर्स, पता नहीं चल रहा है कौन है ये। अनुराग महाजन।
गजब का ट्रिक, थैंक यू साईनाथ, वेरी नाइस। अच्छा जानवी है बेटा तू, ओके, चलो कोशिश करेंगे याद रखने की। डन। नाउ एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें दो चीजें हमें आपको बतानी है कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी कैसे डिसाइड करते हैं। तो पहले तो मैं आपको यह बताता हूं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिटी डिसाइड करने का तरीका क्या होता है। किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का, वो भले ही एरोमेटिक हो या फिर एलिफेटिक हो, किसी भी डाइकार्बोक्सिलिक, सॉरी डाई बोल रहा हूं मैं, डाई नहीं, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर एसिडिटी डिसाइड करना है तो उसके लिए एक तरीका है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के साथ इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा है, तो इसका एसिडिटी क्या हो जाएगा, एसिडिटी जो है वो इंक्रीज होगा, हमेशा इंक्रीज होगा। ठीक है। और अगर इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा है, तो एसिडिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, हमेशा ये चीज याद रखो। और एसिडिटी के लिए हमने एक चीज बता दी है आपको पहले ही, एसिडिटी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस साइन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस साइन। सिमिलरली माइनस एम एंड प्लस एम, अगर एरोमेटिक है तो ये वाला अप्लाई होगा, अगर सिंपल है यानी सिंगल बॉन्डेड है तो आपको इंडक्टिव इफेक्ट वाला आपको याद रखना है ना। ये वाली चीज हम पहले बता चुके हैं, मगर अभी याद रख लो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो एसिडिटी बढ़ाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो एसिडिटी घटाएगा, डिक्रीज करेगा। अब हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और वो भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए एक रूल है कि अगर एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई भी फंक्शन ग्रुप अगर इस ऑर्थो पोजीशन पे होगा, मान लो यहां पे है OCH3, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और एक है यहां पे COOH, और यहां पे लगा रहा हूं मैं नाइट्रो, यहां पे मैंने नाइट्रो लगा दिया, या फिर हम फंक्शन ग्रुप ही यही सेम रखते हैं, बाद में चेंज करेंगे। अब इन दोनों के बारे में अगर बात की जाए, या फिर इन तीनों के बारे में बात की जाए, थर्ड पोजीशन पे भी COCH3 लगा देता हूं। ठीक है, OCH3 being electron donating, it should decrease the acidity of OCH3 is donating plus M effect शो करता है, so it should decrease this acidic character or acidity of carboxylic acid. But irrespective of function group or irrespective their electron donating or withdrawing nature, ortho compound or ortho substituted carboxylic acid is always acidic. ये हमेशा सबसे ज्यादा एसिडिक होता है अमोंग एनी अदर्स। इसको बोला जाता है ऑर्थो इफेक्ट, इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट।
ठीक है, इसको ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं। इसके लिए एक और नाम भी है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं उसको सॉर इफेक्ट, SIR, सर। इसको ऑर्थो इफेक्ट या सर इफेक्ट भी बोलते हैं। यह है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। सर का मतलब होता है स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, SIR। ठीक है, अब ये क्या है साईं, ये होता क्या है? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, बड़े बड़े नाम है, दर्शन छोटे, कुछ नहीं है, सिंपल है ये चीज। देखो, बेंजीन रिंग में ये जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, बेंजीन रिंग के ऊपर जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, वो डबल सिंगल डबल होने की वजह से रेजोनेंस का पार्ट है, यानी रेजोनेंस करता है वो। कार्बोक्सिलिक एसिड का बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस होता है, इसलिए बेंजीन रिंग से क्या करता है वो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर सकता है, विथड्रॉ कर रहा है। मगर जैसे ही आप इस ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी फंक्शन ग्रुप लाओगे, इस ऑर्थो पोजीशन पे हम कोई एक फंक्शन ग्रुप लेके आए, जैसे कि OCH3 लेके आए, ठीक है, तो होगा ये कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो इस ऑर्थो पे आने वाले सब्स्टिट्यूशन की वजह से, ऑर्थो पे आने वाले सब्स्टिट्यूशन की वजह से कुछ गड़बड़ आ जाएगा। गड़बड़ क्या हो जाएगा उसके अंदर, दिखाता हूं मैं आपको। आ गया भाई साहब, मेरा बेंजीन ड्रिंक आ गया, यस, ये बेंजीन ड्रिंक है ना, साइक्लोहेक्सेन है, मगर अभी मान लो कि बेंजीन ड्रिंक है ना, ये बेंजीन ड्रिंक है। अब हुआ क्या, यहां पे ये COOH ग्रुप है, ठीक है, बे यार, चलो इसको लगा देता हूं मैं, हमारा ये COOH ग्रुप है यहां पे, है ना। चलो, अब होगा ये कि ये वाला पोजीशन आपका ऑर्थो है, ये वाला मेटा है, और ये वाला पेरा पोजीशन है। तो इस ऑर्थो पोजीशन पे अगर कोई भी एक फंक्शन ग्रुप आ गया, लेट सपोज ये फंक्शन ग्रुप है मेरा, अब जैसे ये फंक्शन ग्रुप यहां पे आएगा ना, ये फंक्शन ग्रुप यहां पे आएगा तो क्या करेगा, इस फंक्शन ग्रुप और ये COOH के बीच में एक रिपल्शन क्रिएट होगा। रिपल्शन क्यों क्रिएट होगा, क्योंकि सारे कंपाउंड जो इसके बाद क्या होता है, इसके पास बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इसके बॉन्ड्स के इलेक्ट्रॉन्स और इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। VSEPR है ना, केमिकल बॉन्डिंग वाला चैप्टर, VSEPR, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, उसमें बॉन्ड पेयर रिपल्शन भी होता है ना। और यहां तो ये OCH3 जैसा ग्रुप आ गया। अब OCH3 में ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस कार्बोक्सिलिक एसिड के ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, या फिर इनको क्या कर सकते हैं, हिंडर कर सकते हैं। हिंड्रेंस होता है, इसको बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो ये COOH ग्रुप यहां पे था, राइट, यहां पे उसका बॉन्ड था और ये COOH यहां पे था। मैं ऐसे दिखा रहा हूं उसको, इसके बॉन्ड को मैं, ये वाला बॉन्ड जो इसको ऐसे दिखा रहा हूं, समझ में आया इसलिए। और ऊपर जो है वो आपका ये बॉन्ड आ गया, और ऊपर यहां पे कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे जुड़ा हुआ है। बॉन्ड छुटको सा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, छुटको सा बॉन्ड, देखो इतना छोटा सा बॉन्ड है ये, ओके, ब्लैक वाला दिख रहा है आपको, ये बॉन्ड है, यहाँ पे COOH है। अब जैसे ही ऑर्थो पोजीशन पे कोई आ गया, ऑर्थो पे कोई आएगा, तो ये क्या करेगा, इसको हिंड्रेंस करेगा। अब हिंड्रेंस की वजह से क्या हो जाएगा, ये खिसकेगा, ये अपनी जगह से हिल जाएगा, और हिलेगा तो कैसे हिलेगा, ये जो बॉन्ड है ना वो आगे की ओर झुक जाएगा। ये है तो प्लेनर, ये प्लेनर है, ये भी प्लेनर था। अब ये क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड आगे आ जाएगा, तो ये बॉन्ड आगे आ गया, तो अब आप देख सकते हो, देखो सामने से देखोगे तो पहले ऐसा था, यानी ये वाला बॉन्ड ऐसे था।
अब जैसे यहाँ पे हिंड्रेंस हुआ तो पूरे COOH ग्रुप को क्या कर देगा, वो इस प्लेन से बाहर निकाल देगा, मतलब ऐसा हो जाएगा अभी, और यहाँ पे होगा आपका COOH। अब ये बेंजीन वाले प्लेन में कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है, पहले वो उसी प्लेन में था, अब उसका प्लेन चेंज हो गया। क्यों? उसके ऑर्थो पोजीशन वाले जो अल्काइल ग्रुप या फिर OCH3 ग्रुप है उसके रिपल्शन की वजह से। अब जैसे ये प्लेन में से बाहर आ गया, ये रेजोनेंस नहीं कर सकता, क्योंकि उतनी ही चीजें रेजोनेंस कर सकती है जो एक प्लेन में हो। एक प्लेन में होने वाली चीजें ही रेजोनेंस का पार्ट हो सकती है। तो पहले क्या था, वो इसका रेजोनेंस का पार्ट था, मगर अब क्या हो जाएगा, अब ये वाला बॉन्ड जो है वो बाहर की ओर आ जाएगा। तो इसको दिखाने का तरीका ये है, देखो ऐसा दिखाते हैं, वो है ना वेज एंड डैश स्ट्रक्चर। वेज का मतलब है टूवर्ड्स यू और डैश का मतलब है अवे फ्रॉम यू। तो ये क्या हो जाएगा, टूवर्ड्स यू हो जाएगा, यानी आपकी तरफ आ जाएगा वो। और यहाँ पे बेंजीन रिंग है नीचे, और कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ पे है, पहले ऐसे था, अब कहाँ हो गया, आगे आ गया, प्लेन में से हिल गया, प्लेन में से हिल गया, प्लेन में से वो निकल गया बाहर, मतलब अब रेजोनेंस नहीं है। अब रेजोनेंस क्या हो गया, इनहिबिट हो गया। इनहिबिट का मतलब है रुक गया। तो ये क्या होता है, इसके स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस में इनहिबिशन हो गया। सो इट इज नोन एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस was inhibited by the steric hindrance of ortho group। ऑर्थो ग्रुप पे जो भी है उसकी वजह से उसमें हिंड्रेंस आ गया, तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप क्या हो जाएगा, आगे की ओर आ जाएगा। इसको बोलेंगे सर इफेक्ट या फिर ऑर्थो इफेक्ट। अब जैसे ही वो रेजोनेंस का पार्ट नहीं रहा, जैसे ही वो COOH बाहर आ गया, नाउ द COOH ग्रुप इज इंडिविजुअल फ्रॉम द बेंजीन रिंग, सो इट कैन रिलीज H+ मोर इजीली। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का H बहुत इजीली रिमूव कर सकता है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा, एसिडिटी मैक्सिमम हो जाएगा। ये तो मैंने पूरी आपको टेक्निकल चीजें बताई कि एक्चुअल साइंटिफिकली क्या होता है, मगर आपको याद इतना रखना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी फंक्शन ग्रुप हो, कोई भी व्हाटएवर, उस फंक्शन ग्रुप को, यानी ये OCH3 या फिर CH3, ऐसा कोई भी बल्कि फंक्शन ग्रुप कोई भी हो, तो वो कंपाउंड आपका क्या हो जाएगा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, उसका एसिडिटी ज्यादा होगा। इज इट ओके? ये क्लियर इतना? अब आते हैं इन दोनों के लिए। इसका तो मैक्सिमम है ही है, इसको मैं नाम दे देता हूं, ये A है, ये B है और ये C है। अब बात आती है, A तो सबसे ज्यादा एसिडिक हो गया, चलो अब बात है और B और C में। B और C में कौन ज्यादा एसिडिक होगा वो बताओ, दिमाग लगा के बताओ मुझे, B और C में से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, जल्दी आंसर बताओ मुझे। C विल बी मोर। ठीक है चलो चेक करते हैं। C इज मोर एसिडिक, C इज मोर एसिडिक, चलो मोस्टली बच्चों के आंसर वही आ रहे हैं, सिद्धि, प्रतिमा, स्मिता, हर्षा, जानवी, तेजस, पाटिल, शिल्पा, सपना। ओके चलो आंसर बताते हैं और चेक करते हैं कि आंसर कौन सा हो सकता है। देखो हमने आपको बताया था, अभी हमने बताया कि ये OCH3 जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी ये +M ग्रुप है। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन डोनर है मगर ये सिर्फ +I है, यहां पे ये +M है।
ठीक है, ये प्लस एम होता है और माइनस आई होता है, प्लस एम एंड माइनस आई। इसका नेचर जो है वो प्लस एम है, मतलब बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मगर किसी भी सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड के साथ जोड़ोगे तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, माइनस आई होता है। और मैंने एक बार आपको बताया था कि मेटा पोजीशन जो है वो इस रेजोनेंस में कभी भी कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं करता, तो मेटा के लिए सिर्फ प्लस आई या माइनस आई ही होता है। इतना क्लियर है? ओके, अब देखो, अब ये इलेक्ट्रॉन डोनर, ये तो कहानी खत्म हो गई इसकी, ये तो मोस्ट एसिडिक हो गया। अब इन दोनों में चेक करो कि इन दोनों में, सॉरी ये माइनस आई है, क्योंकि ये प्लस एम नहीं होता, ये सिर्फ माइनस आई होता है। तो अब चेक करो कि यहां पे पेरा पोजीशन पे जो OCH3 है, पेरा पोजीशन पे जो OCH3 है, वो प्लस एम से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। अब ऑब्वियसली मेटामेरिक इफेक्ट जो है एम, वो आई से ज्यादा पावरफुल होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑलवेज डिक्रीजेस द एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो प्लस एम से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, जो कि ज्यादा पावरफुल होता है आई के कंपैरिजन में, है ना। तो मतलब कि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो COOH का एसिडिटी क्या कर देगा, कम कर देगा। इसके लिए चेक करो, ये कौन है, ये तो माइनस आई है, माइनस आई मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ऑब्वियसली ये ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो आपका आंसर रहेगा सी बी, सॉरी ए बी एंड सी। मोस्ट एसिडिक इज ए, देन बी, देन सी। सी इज लेस एसिडिक, मतलब लिस्ट एसिडिक। ठीक है, वापस बताएं, एक और एग्जांपल ले ले जिससे ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाए, राइट। चलो मिटा देते हैं इसको, ये याद रखना, डोनेटिंग विड्रॉइंग। चलिए हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं COOH, ऑर्थो पोजीशन पे डाल दिया मैंने CH3, यहां पे भी ले लिया CH3, और यहां पे ले लिया CH3। ये आपका ऑर्थो है, ये मेटा है, और ये पेरा है। ये ऑर्थो मिथाइल बेंजोइक एसिड है, ये ऑर्थोटोलुइक एसिड है, मेटाटोलुइक एसिड है, पैराटोलुइक एसिड है। इसमें चेक करो OMP में क्या होगा बताओ, OMP टोलुइक एसिड में सीक्वेंस क्या होना चाहिए, मैं वापस बता रहा हूं। हाँ, ये एग्जाम्पल आप खुद से ट्राई करो, बाद में मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। आपके कुछ क्वेरीज हैं, चेक करता हूं मैं क्या क्वेरीज हैं। सही है, करेक्ट है, जानवी का आंसर सही है। हाँ, कैसे क्वेश्चन आएंगे, बस मैं वही बता रहा हूँ बेटा, ये और एग्जांपल्स लूंगा मैं तो समझ में आ जाएगा प्रतिमा, जयेंद्र। बट बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस प्लेन चेंज होता है ना। हाँ, वो तो हो गया ना बात हमारा, वो तो बताया ना मैंने, ऑर्थो की वजह से वो चेंज हो जाता है। अगर ऑर्थो पोजीशन पे होता जयेंद्र, अगर ऑर्थो पोजीशन पे होता तो ये प्लेन चेंज हो जाता है ना, ये रहा, मैंने बताया ना। इसलिए ऑर्थो क्या हो जाता है, हमेशा मोस्ट एसिडिक हो जाता है। मगर हम तो इन दोनों के लिए बात कर रहे थे, इन दोनों में क्या होगा। ठीक है, ऑर्थो मेटा पेरा, चलो बताते हैं, करते हैं इसको सॉल्व। देखो वापस से,
ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी प्लस एम है और प्लस आई भी है, ये दोनों है, प्लस एम भी है प्लस आई भी है। या फिर प्लस एम ना बोलते हुए मैं प्लस एच भी बोल सकता हूं। हाइपर कंजुगेशन है ना, CH3 हाइपर कंजुगेशन करता है, देखो डबल बॉन्ड के बगल के वाले कार्बन पे 3H, तो प्लस एम प्लस आई प्लस एच तीनों है ये। ठीक है, अगर हम एच से नहीं समझे, एच को हटा दें अभी, इसका कहानी बाद में बताते हैं क्योंकि कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इससे। तो ये प्लस एम है और प्लस आई है, प्लस एम प्लस आई। यहां पे क्या होगा, ये सिर्फ क्या हो जाएगा, प्लस आई हो जाएगा, इसमें तो मेटा पोजीशन पे तो एम लगता ही नहीं है। और यहां पे भी क्या है, ये प्लस एम है और प्लस आई है। तो पहले हमेशा रेजोनेंस मतलब प्लस एम, मेसोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम माइनस एम से चेक करते हैं। तीनों प्लस एम है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर एम में सिमिलर हो जाए, एम में अगर सिमिलर हो जाए ना तो आई देखते हैं, मगर एम पहले चेक करते हैं। तो पहले तो मैंने क्या बताया कि यहां पे ऑर्थो पोजीशन पे, ये COOH के ऑर्थो पोजीशन पे ये वाला आपका CH3 है, तो आंखें बंद करके ऑर्थो को ही हम सबसे ज्यादा एसिडिक बना देंगे ड्यू टू स्टेरिक एंट्रेंस, ड्यू टू स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस और ऑर्थो इफेक्ट। अब इन दोनों की बात आती है, तो इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है, ये प्लस आई वाला या प्लस एम वाला? ऑब्वियसली प्लस एम वाला ज्यादा डोनर है, प्लस एम वाला ज्यादा डोनर है। मतलब इस COOH को ये ज्यादा इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इसके कंपैरिजन में, क्योंकि तो प्लस आई है, आई से देता है वो, एम से देता है, एम से ज्यादा आता है, मतलब आई वाला जो है वो लेस एसिडिक हो जाएगा। तो सॉरी, जो ये प्लस एम वाला जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसका एसिडिटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे पेरा और यहाँ पे आएगा मेटा, करेक्ट। और तो मेटा पेरा वाला सीक्वेंस आपका सही है, बिकॉज पेरा हैव मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर एज कंपेयर टू मेटा। मेटा में तो प्लस आई से दे रहा है, पेरा में तो प्लस एम से दे रहा है, प्लस एम से देने का मतलब है वो ज्यादा पावरफुल होता है, प्लस एम इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू प्लस आई। ये एक ही जगह पे गलत हो जाता है और वो है हेलोजन। हेलोजन के प्रेजेंस में ये कहानी उल्टा हो जाता है, हेलोजन का प्लस आई ज्यादा पावरफुल होता है उसके प्लस एम के कंपैरिजन में। चलो एग्जांपल देते हैं। ऑर्थो ब्रोमो मेटा ब्रोमो एंड पेरा ब्रोमो। चलो इसे बताओ, इसका नाम है PQR। चलो PQR में आंसर बताओ, PQR में आपको क्या लग रहा है? पहले तो ब्रोमीन चेक करो, ब्रोमीन कैसा है, प्लस एम है माइनस एम है प्लस आई है माइनस आई है। वो कहां से पता चलता है, पता है बेटा आपको? वो मैंने सीक्वेंस लिखवाई है, प्लस आई माइनस आई वाली, और ऑर्थो मेटा पेरा वाला सीक्वेंस लिखवाया है आपको, है ना। ऑर्थो मेटा पेरा वाले जो है वो क्या होते हैं, ऑर्थो पेरा वाले प्लस एम प्लस आर, और मेटा वाले होते हैं माइनस एम। चलो चेक कर लो, जल्दी इसका सीक्वेंस चेक करो। जयेंद्र, क्या क्वेश्चन है, एक मिनट मैं देखता हूँ यहाँ पे। जयेंद्र का क्वेश्चन है, we are comparing two compounds in which on benzoic acid one electron withdrawing group and another is electron donating group attached, so will their acid is same due to the ortho effect? नहीं, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा जयेंद्र, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। कौन सी पोजीशन पे पूछ रहे हो, ऑर्थो पोजीशन पे? क्या तुम्हारा सवाल ये है कि ऑर्थो पोजीशन पे ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे, ऐसे बोल रहे हो?
हाँ, तब तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तब तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो भी होगा उसका जो प्लस आई इफेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली लगेगा, क्योंकि जैसे ही ये प्लेन से बाहर आ गया, प्लेन से बाहर आ गया, रेजोनेंस वाला कहानी खत्म हो गया, रेजोनेंस का कहानी खत्म हो गया, तो क्या बचा सिर्फ प्लस आई या माइनस आई। तो जिसका प्लस आई ज्यादा होगा वो कम एसिडिक बनाएगा उसको, और जिसका माइनस आई ज्यादा होगा उसको ज्यादा एसिडिक बनाएगा। दोनों मान लो एक नाइट्रो लगा हुआ है और एक आपका लगा हुआ है वहां पे COOH, तो नाइट्रो और COOH में ज्यादा पावरफुल कौन है? नाइट्रो, तो ज्यादा एसिडिक बना देगा उसको, क्योंकि अब सिर्फ आई इफेक्ट लगेगा, अब एम इफेक्ट नहीं लगेगा, क्योंकि रेजोनेंस तो खत्म हो गया। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, तुम जो पूछ रहे हो उसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो शायद तुम जो पूछ रहे हो वो क्लियर हो जाए। चलो पहले ये सॉल्व करते हैं, पहले इसका सोल्यूशन निकालते हैं। देखो, ब्रोमीन जो है वो क्या होता है, ब्रोमीन जो है वो प्लस एम है और माइनस आई है। प्लस एम ऑर्थो पे डायरेक्टिंग है, और माइनस आई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। यहां पे क्या होता है, ये सिर्फ माइनस आई होता है, यहां पे प्लस एम हो ही नहीं सकता। यहां पे क्या है, ये प्लस एम है और माइनस आई है। तो मैंने क्या बोला कि हेलोजन के लिए, फॉर हेलोजन माइनस आई इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू प्लस एम। माइनस आई ज्यादा पावरफुल होता है प्लस एम के कंपैरिजन में। तो एक तो चीज यहां पे क्लियर है कि P जो है वो मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, दैट्स ऑल, क्योंकि ये P मतलब ऑर्थो पोजीशन पे है ब्रोमीन, तो ये मोस्ट एसिडिक हो जाएगा, तो क्लियर है। अब बात आती है इन दोनों की, तो इन दोनों में हमें माइनस आई और माइनस आई ही चेक करना है, सॉरी, इसको माइनस आई और माइनस आई ही चेक करना है, इसका प्लस एम चेक करना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि माइनस आई ज्यादा पावरफुल होता है, और माइनस आई किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो ये कहां है? नजदीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है ये, हाँ नजदीक है, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, सो शुड बी मोर एसिडिक। और ये कम एसिडिक हो जाएगा क्योंकि ये दूर है, दूर है और माइनस आई है, तो दूर से माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। माइनस आई कम हो जाएगी तो इसका एसिडिटी भी कम हो जाएगा। तो PQR इज द करेक्ट आंसर। तो कितने लोगों का PQR है आंसर? और माइनस आई डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, इसलिए। ओके, गॉट इट। चलो फाइन। अब जो क्वेश्चन जयेंद्र ने पूछा था उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, यानी जयेंद्र को तो समझ में आ गया, मगर बाकी लोगों को भी ये क्लियर हो जाए बराबर से। देखो, यहां पे COOH है और यहां पे OCH3 है, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है, यहां पे COOH है और यहां पे NO2 है, या COOH, चलो ना अल्डिहाइड ले लेता हूं जिससे ये कंफ्यूजन ना हो। चलो, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहां पे है लेट्स सपोज नाइट्रो, ठीक है। ये अलग अलग कंपाउंड है, ये ST है, ये आपका WX है, ये दो एग्जांपल्स हैं। अब इसमें देखो, ये आपका जो ग्रुप है, ये ग्रुप है प्लस M एंड माइनस आई, ये है माइनस M एंड माइनस आई, ये दोनों है, माइनस M भी है माइनस आई भी है। तो ज्यादा
पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन करेगा? दोनों केस में क्या हो जाता है, सर तो बन जाएगा, मगर ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कौन है, क्योंकि दोनों में माइनस है, ऑब्वियसली ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, और इसके लिए बात करते हैं डब्ल्यू एक्स के लिए, दोनों विड्रॉइंग है, ये भी माइनस एम है माइनस आई है, ये भी माइनस एम है माइनस आई है, दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इसमें जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा वो ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। मतलब कि ये, क्योंकि जैसे ही बेंजीन रिंग बाहर आ गया, जैसे ही बेंजीन रिंग जो है उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बाहर आ गया, तो ऑब्वियसली अब उसमें रेजोनेंस वाला फंडा तो लगने वाला ही नहीं है, जो लगेगा वो क्या होगा, माइनस आई वाला ग्रुप ही जो है वही अप्लाई हो पाएगा। इज इट ओके? तो इस तरह से ये एसिडिटी हम डिसाइड कर सकते हैं अगर ऑर्थो पे ही दो अलग अलग फंक्शन ग्रुप होंगे तो, तब तो कोई टेंशन ही नहीं ना, तीनों में सेम है तब ये टेंशन है। पी क्यू आर शुड बी द सीक्वेंस। नहीं, माइनस एम ऑर्थो वाला तो पहले आ गया, क्यू और आर में क्या है जानवी? देखो बेटा, आपके लिए बोल रहा हूं मैं, ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ना उसके लिए मैं बता रहा हूं कि ये माइनस आई है और इसका भी माइनस आई है, हमें चेक तो माइनस आई करना है, इसमें माइनस प्लस एम तो काम ही नहीं करता। क्यों? क्योंकि प्लस एम के कंपैरिजन माइनस आई ज्यादा पावरफुल होता है। एक ही जगह में हेलोजन के लिए सिर्फ ओनली फोर, ओनली फॉर हेलोजन दिस सीक्वेंस इज करेक्ट, अदरवाइज बाकी सारे ऑल, फॉर ऑल ये वाला करेक्ट है। माइनस प्लस एम ज्यादा पावरफुल होता है प्लस आई के कंपैरिजन में या फिर माइनस आई के कंपैरिजन में। सिर्फ हेलोजन के लिए क्या होता है, प्लस एम जो है ज्यादा पावरफुल होता है, सॉरी माइनस आई ज्यादा पावरफुल होता है प्लस एम के कंपैरिजन में। तो इसलिए हमें सिर्फ माइनस आई चेक करना है, इसका और इसका माइनस आई चेक करो, तो माइनस आई इसका ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि नजदीक है ना, यहां से ये 1 2 3 कार्बन पे है, जबकि यहां से 1 2 3 4 कार्बन पे है, तो ज्यादा माइनस आई, ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर, ज्यादा एसिडिक, सो इट इज मोर एसिडिक। जबकि आर जो है वो क्या हो जाएगा, कम एसिडिक हो जाएगा। है ना? स्टेप बाय स्टेप शांति से सोच के ये क्वेश्चंस करा करो, जो भी ऐसे विड्रॉइंग और डोनेटिंग वाले होते हैं वो। ठीक है, सारे केस के लिए, दुनिया भर के जितने भी केस हैं सारे केस के लिए मेसोमेरिक इफेक्ट ज्यादा पावरफुल होता है, वो प्लस आई हो माइनस आई हो कोई भी। किसके कंपैरिजन में? इंडक्टिव के कंपैरिजन में। मगर एक ही ऐसी जगह है हेलोजन जहां पे इंडक्टिव ज्यादा होता है मेसोमेरिक के इफेक्ट्स में, इसके कंपैरिजन में। ठीक है ना? कोई भी हो, प्लस एम माइनस एम या प्लस आई माइनस आई में, प्लस आई माइनस आई ज्यादा पावरफुल होता है प्लस एम माइनस एम के कंपैरिजन में। इज इट ओके? ये क्लियर हो गया सबको? राइट, चलो इसको मिटाते हैं। तो ऑलमोस्ट हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर लिए। अब मैं आपको कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के साथ के केमिकल रिएक्शंस बता रहा हूं। जो एक सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में हमें याद रखना है, जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो कोई एक फिक्स कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना? तो डेरिवेटिव्स हैं चार, एसिड क्लोराइड, अमाइड, एनहाइड्राइड, एंडेस्टर। ठीक है ना, चार हैं। उन चारों के लिए मैं अलग अलग रिएक्शन बता रहा हूं। पहले यहां पे बता रहा हूं मैं एसिड क्लोराइड के लिए, जिसके साथ केमिकल रिएक्शंस जो है वो। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक मुझे डिफरेंस लिखवाना था। हाँ, फॉर्मिक एसिड एंड एसिडिक एसिड, ये डिफरेंस लिख लो। फॉर्मिक एसिड एंड एसिडिक एसिड के बीच का डिफरेंस मुझे लिखवाना है, वो लिख लो।
पहला फॉर्मिक एसिड और बाद में सामने में एसिटिक एसिड लिखवा रहा हूं। फॉर्मिक एसिड में लिखो फर्स्ट पॉइंट, formic acid decomposes to, formic acid, first point, formic acid decomposes to carbon dioxide and hydrogen, decomposes to carbon dioxide and hydrogen on heating. सामने एसिटिक एसिड में लिखो, एसिटिक एसिड में लिखो it remains stable on heating, it remains stable on heating. जब तक सोडा लाइम यूज नहीं करते तब तक उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता, सिर्फ गर्म करोगे एसिटिक एसिड को कुछ नहीं होगा, ठीक है। फॉर्मिक एसिड जो है वो टूट जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन में। सेकेंड पॉइंट लिखो, with concentrated sulfuric acid, with concentrated sulfuric acid, formic acid gives, formic acid gives carbon monoxide and water, formic acid gives carbon dioxide and water. तो ये चीज बराबर से याद रखना कि अगर सिर्फ हीट करोगे तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन मिलेगा, और अगर आप उसको सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में हीट करोगे तब कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर मिलेगा आपको, ठीक है। और सामने लिखो स्टेबल, एसिटिक एसिड स्टेबल होता है, कुछ नहीं होता उसको। थर्ड पॉइंट, विथ हेलोजन, with halogen there is no reaction with formic acid, with halogen there is no reaction with formic acid. सामने लिखो it gives, यानी एसिटिक एसिड में लिखो it gives halogen substituted carboxylic acid, halogen substituted carboxylic acid. ब्रैकेट में लिखो एग्जांपल करके HVZ, HVZ रिएक्शन, उसमें हेलोजन से सब्स्टिट्यूशन होता है ना, ब्रैकेट में लिखो HVZ. नंबर 4, फॉर्मिक एसिड में लिखो it can reduce, it can reduce ammoniacal, ammoniacal silver nitrate, ammoniacal silver nitrate and Fehling solution, and Fehling solution. एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट पता चला ना, ये बोल रहा है टॉलेंस रिएजेंट, एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट है टॉलेंस रिएजेंट। आपका फॉर्मिक एसिड जो है वो टॉलेंस के साथ रिएक्शन कर सकता है, देखो किस तरह से। ये फॉर्मिक एसिड है HCOOH, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, वही तो हुआ ये CHOH, क्यों, C डबल बॉन्ड OH एंड OH, HCOOH तो है ये, है ना, HCOOH ही है, तो इसमें CHO ग्रुप आता है ना, CHO अल्डिहाइड ग्रुप है, तो इसके साथ आपका क्या रिएक्शन हो सकता है, टॉलेंस फेलिंग हो सकता है, समझा ना, ठीक है। तो क्या लिखा, इट रिड्यूसेस एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट इन फेलिंग सॉल्यूशन ऑन रिएक्शन। और सामने लिखो एसिटिक एसिड में CH3COO, एसिटिक एसिड में लिखो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन विथ टॉलेंस और फेलिंग, नो रिएक्शन विथ टॉलेंस और फेलिंग।
नंबर 5 जल्दी लिखो, फॉर्मिक एसिड में लिखो नंबर 5, कैल्शियम सॉल्ट ऑन हीटिंग गिव्स फॉर्मल्डिहाइड। कैल्शियम सॉल्ट ऑन हीटिंग गिव्स फॉर्मल्डिहाइड। देखो CaCO3 निकल गया यहां से, क्या बचा? HC डबल बॉन्ड OH, HC डबल बॉन्ड OH, फॉर्मल्डिहाइड बना ना। कैल्शियम सोल्ट को हीट करोगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। सामने एसिटिक एसिड में लिखो, कैल्शियम सोल्ट ऑन हीटिंग गिव्स एसीटोन। ये रहा कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 माइनस हो गया, क्या बचा? CH3COCH3। ये बताया था हमने डिकार्बोक्सिलेशन, याद आया ना? वो ओम रोज को देख के HD में CT बजाता है, डी का मतलब क्या था? डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम सोल्ट। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड में लिखा फॉर्मल्डिहाइड, और एसिडिक एसिड में लिखो कैल्शियम सोल्ट देता है एसीटोन। नंबर 6, सोडियम सोल्ट ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम ऑक्सलेट। सोडियम सोल्ट ऑन हीटिंग गिव्स सोडियम ऑक्सलेट एंड हाइड्रोजन। सामने लिखो नो रिएक्शन। नंबर 7, sodium salt of formic acid with soda lime, sodium salt of formic acid with soda lime gives hydrogen। सामने लिखो मीथेन, एसिडिक एसिड बनाएगा मीथेन, सॉरी एसिडिक एसिड बनाएगा मीथेन, यस यस यस, ओके, ऑन विथ सोडा लाइम। फॉर्मिक एसिड जो है वो सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन बनाएगा, और एसिडिक एसिड जो है वो सोडा लाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो मीथेन बनाएगा। नंबर 8, ऑन इलेक्ट्रोलिसिस, on electrolysis of sodium formate HCOONA, of sodium formate HCOONA gives hydrogen। सामने लिखो on electrolysis sodium acetate CH3COONA, sodium acetate gives ethane, gives ethane। Number 9, formic acid में लिखो it decolorized the acidified, it decolorized the acidified KMnO4, it decolorized the acidified KMnO4। एसिडिक एसिड में लिखो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन विथ एसिडिक KMnO4। नंबर 10, dichromate solution turns into, dichromate solution turns into green solution, turns into green solution with formic acid, और सामने लिखो एसिडिक एसिड में लिखो नो रिएक्शन विथ डाइक्रोमेट, नो रिएक्शन विथ डाइक्रोमेट। रिएक्शन विथ एसिड डेरिवेटिव्स, तो 4 ऐसे डेरिवेटिव्स हैं जिसको हम यहां पे लेने वाले हैं
एक लूंगा मैं CH3COCl एसिड क्लोराइड, दूसरा लूंगा मैं CH3CONH2 अमाइड, तीसरा लेंगे CH3COOCH3 एस्टर, और चौथा लेंगे हम एसिटिक एनहाइड्राइड। इन चारों के साथ एक सीक्वेंस में रिएक्शंस बताएंगे। पहले शुरू करते हैं एसिड क्लोराइड के साथ, CH3COCl, इसके साथ 4 रिएक्शन बता रहा हूं मैं। पहला रिएक्शन है पानी के साथ, रिएक्शन विद H2O, रिएक्शन विद H2O। अब जब आप H2O के साथ रिएक्शन करोगे तो इसमें आपको प्लस माइनस याद रखना है, H प्लस होता है, OH माइनस होता है, और जब इसको ब्रेक करोगे तब ये माइनस होगा, ये वाला कार्बन प्लस होगा। ठीक है इतना, राइट। CH3COCl, अब H प्लस Cl माइनस के साथ HCl बनाएगा, और ये OH अब इस CO के साथ जुड़ जाएगा, सो यू विल गेट दिस CH3COOH। क्लियर है? हमने क्या किया था, इस CH3COOH के साथ हमने PCl3 या PCl5 SOCl2 का रिएक्शन करके क्या बनाया था, CH3COCl बनाया था ना। हमने यहीं से H ऐड करके ये बनाया था। अब यहां से वापस ये बन गया, मतलब पानी फिर गया, पूरा पानी फिर गया, हमारी मेहनत पे पानी फिर गया। ऐसा बोलते ना, पानी फिर जाने का मतलब क्या है, पानी डाल दिया तो वापस वही बन गया ना जहां से ये हमने बनाया था, इसको बोलते हैं पानी फिर गया। ये पानी फिर जाना है, ठीक है ना। पानी डालोगे तो जहां से ये बना था वापस आ जाएगा। गॉट इट? और मैंने एक चीज आपको ये भी बताई थी कि जब जब एसिटाइल क्लोराइड तब तब HCl आ गया, राइट। चलिए अब इसका रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के साथ, CH3CH2OH। अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर रहे हो किसका, CH3COCl का। एसिड क्लोराइड का रिएक्शन करते हो तो क्या होता है, यहां पे H प्लस होता है, ये माइनस होता है, H प्लस इसके साथ रिएक्ट करा दो तो CH3CO, ये OCH2CH3 प्लस HCl तो आने वाला है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये आपका एसिड क्लोराइड है तो HCl हमेशा बनाएगा वो। ठीक है, ये बन गया आपका एस्टर, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एस्टर। ठीक है ना। यहां पे जनरली pyridine यूज किया जाता है एज ए कैटलिस्ट इन प्रेजेंस ऑफ pyridine। चलो इसका मैं अब एसिड के साथ रिएक्शन करता हूं, CH3COOH, यहां भी यूज करेंगे हम pyridine। तो क्या हो जाएगा, इसका ये H प्लस और ये Cl माइनस, CH3CO OCOCH3 एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड बन गया, CH3CO, ये OCOCH3 एनहाइड्राइड। चलिए अब रिएक्शन करते हैं इसका अमोनिया के साथ, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया ले रहा हूं। 2 मोल्स ऑफ अमोनिया लेने का हमारा तात्पर्य ये है कि यहाँ पे 2 आयंस बनेंगे, एक NH2 प्लस बनेगा और दूसरा बनेगा NH4 प्लस, सॉरी NH2 माइनस और NH4 प्लस। तो NH2 माइनस जो है वो इसके साथ जाएगा और NH4 प्लस Cl के साथ जाएगा, सो यू विल गेट दिस अमाइड प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। आई बात समझ में? ये क्लियर हो गए सारे रिएक्शंस? बस, तो इन 4 चीजों के साथ रिएक्शन करेंगे, पानी, अल्कोहल, एसिड एंड अमोनिया। अभी करना है इसका, और एक कर सकते हो रिडक्शन। चलो इसका और एक चीज भी कर सकते हैं, रिडक्शन।
किससे? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप जानते हो ये बनाएगा CH3CH2OH, अल्कोहल बना के देगा, प्लस HCl। ठीक है, प्लस HCl हो गया। गॉट इट? रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल बनाएगा। तो ये 4 रिएक्शन दे सकते हैं। चलो अब रिएक्शन करते हैं अमाइड के साथ फटाफट। अमाइड के साथ रिएक्शन है। इतना क्लियर हो गया तो इसको मिटा देता हूं मैं और अमाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। ओके अमाइड, अमाइड के साथ रिएक्शन करो पानी का, यानी हाइड्रोलिसिस करो एसिडिक मीडियम में। तो इसका वापस हाइड्रोलिसिस होके क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया। फिर गया ना पानी, पानी फिर गया ना। इन दोनों को जब रिएक्ट करा था तब हमें अमाइड मिला था। अब पानी डाल दो तो पानी फिर गया वापस। चलो इसके साथ एसिड के साथ इसके साथ रिएक्शन करो तो भी हो जाएगा CH3COO CH2CH3 प्लस ये कौन है? H2O, सॉरी NH3। यहां से NH2 ये H2 हो गया, सी यानी अमोनिया हो गया, CH3CO OC2H5 एस्टर बन गया। करो एसिड के साथ रिएक्शन, वापस यहां से अमोनिया बना लो और एनाइड्रेट बनाओ, CH3CO OCOCH3 प्लस अमोनिया। अमोनिया के साथ रिएक्शन नहीं, नो रिएक्शन, हो ही नहीं सकता ना, सीधी सी बात है, होता ही नहीं इसके साथ, क्योंकि अमोनिया के साथ अमोनिया का कैसे रिएक्शन करोगे? कुछ नहीं हो सकता। करो इसका रिडक्शन, CH3CH2 NH2 प्लस वाटर। याद आया? मैंने बताया था एक बार कि अमाइड का रिडक्शन करते हो तो हमेशा प्राइमरी अमाइन मिलता है आपको, प्राइमरी अमाइन मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पे लूंगा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ पानी फिराओगे, सॉरी एस्टर, यहां पे ले लो एस्टर, एस्टर में पानी फिराओगे तो क्या हो जाएगा? एसिड प्लस अल्कोहल। एस्टर में अल्कोहल डालोगे तो क्या होगा? कुछ नहीं ना, क्योंकि एस्टर में से एस्टर थोड़ी ना बनेगा, तो एस्टर के साथ कुछ रिएक्शन नहीं होता, इसका नो रिएक्शन। एसिड डालोगे तो क्या बन जाएगा? एस्टर में एसिड डालोगे तो क्या बन जाएगा? नो रिएक्शन, क्योंकि एसिड से एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो हाँ एनहाइड्रेट बना सकते हो। चलो एस्टर प्लस एसिड गिव्स एनहाइड्रेट, बन रहा है एनहाइड्रेट ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अमोनिया के साथ रिएक्शन करोगे तो अमोनियम एसिडेट प्लस अमाइड, ये बन जाएगा। रिडक्शन करोगे एस्टर का तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल, ये तो बन सकता है, वो तो रिएक्शन हो सकती है ना। तो ये अमाइड के साथ रिएक्शन है। चलो अब दिखाता हूं मैं एस्टर के साथ वाले रिएक्शन। यही 4-5 रिएक्शन में आपको घूमते रहना है, बस इनफ हो जाएगा। चलो अब यहां पे लिया हमने CH3COO एस्टर, पानी डालो, पानी फिर गया, ये दोनों से हमने ये बनाया था, पानी डालते ही वापस बन गया। इसमें ये ऑलरेडी एस्टर है, आप ये डालोगे तो रिएक्शन नहीं होगा ना, ऑब्वियसली ऑब्वियसली चीज है। एस्टर से एस्टर कैसे बनेगा? एसिड के साथ रिएक्शन करोगे तो एनहाइड्रेट बन जाएगा। कुछ नहीं कर रहा हूं यार मैं, डरना नहीं है। ये प्लस ये माइनस, प्लस यहां पे लगा दिया, इसको हटाओ, इसको प्लस को ले लो, ये हटाओ, OCH3 के साथ प्लस,
यानी मिथेनॉल, यहाँ पे मिथेनॉल, यहाँ पे मिथेनॉल। बाकी अब क्या बच गया? CH3CO। ये क्या बच गया? OCO CH3CO OCO CH3। अमाइन में दो चीजें हैं, यहां से ब्रेक करोगे, एक क्या बन जाएगा? अब जब आप अमोनिया के साथ रिएक्शन कर रहे हो तब आपके पास NH2 प्लस है, NH4 प्लस है और NH2 माइनस है। तो NH2 माइनस यहां से ब्रेक करो, NH2 माइनस यहां पे लग जाएगा, सो यू विल गेट CH3CO NH2 प्लस NH4 CH3। अब यहां पे 2 मोल्स ना लेके मैं सिर्फ सिंगल मोल ले रहा हूं, एक मोल ही ले लेता हूं मैं, हमारे कंफर्ट के हिसाब से ले लेंगे। H प्लस है तो क्या बन जाएगा? CH3OH। हम तो ले सकते हैं ना, 1 मोल ले लें 2 मोल की जगह पे, तो CH3OH हो जाएगा। करो रिडक्शन इसका, तो रिडक्शन में हो जाता है ये CH3CH2OH प्लस CH3OH। है समझ में? तो ये है एसिड हैलाइड अमाइड एस्टर के साथ का रिएक्शन। एनहाइड्रेट लोगे तो क्या होगा? वापस एनहाइड्रेट लिया, वापस बन जाएगा यहाँ पे एसिड एसिड, पानी फिर जाएगा। एनहाइड्रेट के साथ अगर ये लोगे तो एस्टर बनाएगा, एनहाइड्रेट के साथ ये करोगे तो एनहाइड्रेट थोड़ी ना बनेगा, मतलब इसमें नो रिएक्शन। एनहाइड्रेट का अमोनिया के 2 मोल्स के साथ रिएक्शन करोगे तो एक अमाइड बनेगा, दूसरा बनेगा यहाँ पे अमोनियम एसिडेट CH3COONA। रिडक्शन करोगे अमाइड से क्या, तो एनहाइड्रेट से क्या मिल जाएगा मुझे? अल्कोहल, 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल प्लस वाटर। ठीक है, तो एनहाइड्रेट वाला रिएक्शन आप लिख सकते हो जिसमें एनहाइड्रेट नहीं बनेगा। सेम यही पैटर्न में रिएक्शन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ कल से नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। कल हमारा सीक्वेंस में कौन सा आ रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद अमाइंस। अमाइंस वाला चैप्टर कल शुरू करते हैं, है ना? चलो रुकते हैं यहां तक आज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, खाना पीना खाओ, पढ़ाई करो, बातें मत करो, पढ़ाई करना है ना? सायोनारा।